अगर तुम्हें सोसाइटी को शुरू से रीडिज़ाइन करने के लिए बोला जाए, हाउ विल यू डू इट? आपकी ड्यूटी होगी पावर और वेल्थ को दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करने की। क्या तुम सोसाइटी में सबको इक्वल बनाओगे या नहीं? बट कंडीशन सिर्फ एक है कि तुम्हें ये नहीं पता होगा कि इस नई सोसाइटी में तुम्हारी पोजीशन क्या होने वाली है। वेलकम टू लंच ब्रेक। यहाँ हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफी की। जस्टिस सबके लिए अलग है। नोबडी कैन आंसर ए क्वेश्चन लाइक व्हाट इज जस्टिस, क्योंकि ये हमेशा टाइम के साथ चेंज होता रहता है। हो सकता है जो पास्ट में जस्टिस था वो आज इनजस्टिस हो। और वैसे तो हर चीज़ का एक आइडियल स्टेट होता है, मगर जस्टिस के केस में कोई एक आइडियल स्टेट नहीं है। इक्वालिटेरियन पर्सपेक्टिव से जस्टिस का आइडियल है समाज में इक्वालिटी को सबसे ऊंचा स्थान देना, जबकि लिबर्टेरियन पर्सपेक्टिव से जस्टिस का आइडियल है लिबर्टी को सबसे ज़्यादा वैल्यू करना। रिलीजियस लोगों के लिए भगवान की इच्छा पूरा करना ही जस्टिस है, जबकि हेडनिस्ट के लिए जस्टिस इज द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। शॉर्ट में कहें तो ये एक एथिकल कॉन्सेप्ट है। जस्टिस का सिंबल ब्लाइंड फोल्डेड होता है। इसका मतलब है इम्पार्शियलिटी बिकम्स द प्री कंडीशन टू जस्टिस। बट क्या जस्टिस सच में इम्पार्शियल होता है? प्लेटो एंड एरिस्टोटल का जस्टिस को लेके एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन था। उनके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी विद द आइडिया ऑफ राइचियसनेस इज ट्रू जस्टिस, क्योंकि एरिस्टोटल का कहना है इनजस्टिस तब होता है जब हम इक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करते हैं, व्हेन वी ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी डेमोक्रेसी में सेक्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन है, इसका मतलब है ट्रीटिंग इक्वल्स अनइक्वली। रेसलिंग रिंग में एक हैवी वेट रेसलर के सामने एक लाइट वेट रेसलर को रखना इज ऑल्सो ट्रीटिंग इक्वल्स अनइक्वली। मगर इसका मतलब है अगर इक्वालिटी के बेसिस पे नहीं तो इनइक्वालिटी के बेसिस पे जस्टिस में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, क्योंकि अगर इक्वल्स को अनइक्वल ट्रीट करना इनजस्टिस है तो अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट करना भी तो इनजस्टिस हुआ। देयरफॉर वी हैव टू कंसिडर द पर्सन्स स्पेशलाइजेशंस, और इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी। बट क्वेश्चन इज कि कितना भेदभाव ठीक माना जाएगा, हाउ मच डिस्क्रिमिनेशन इज इनफ? क्योंकि जब आप स्टेट को ये पावर देते हो कि समाज में इक्वालिटी स्थापित करो, तो उनको कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने होते हैं जो कि शायद सबको अच्छे ना लगे। एंड द बिगेस्ट एग्जाम्पल इन इंडिया कैन बी द रिजर्वेशन सिस्टम। तो डिस्क्रिमिनेशन हद से ज़्यादा ना हो जाए, इसके लिए 3 चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है, स्टेट और इंडिविजुअल दोनों को। रीज़न, किस कारण से काम कर रहे हो, स्पिरिट, किस भावना से काम कर रहे हो, एंड एपेटाइट, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है वो काम करने की। क्योंकि इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि हम ये मान के चलें कि एक इंसान अपनी लाइफ में वो काम कर रहा है जिस काम को वो सबसे अच्छी तरीके से कर सकता है, और उसके लिए इससे बेस्ट चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी समाज में हर इंसान उन पोजीशंस में फिट हो जाए जहां वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इससे अच्छी चीज़ किसी समाज के लिए और क्या होगी। और इसके लिए स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट को वो पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है सोसाइटी में इक्वालिटी स्टैब्लिश करने की फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। बट स्टेट आपके प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता अनलेस कि आपकी प्राइवेट एक्टिविटीज़ सोसाइटी में किसी को हार्म ना पहुंचा रही हो, जैसे कि अनटचेबिलिटी या ट्रिपल तलाक। और एरिस्टोटल के इन्हीं आइडियाज़ की वजह से डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का डॉक्ट्रिन बनकर निकला, जिसका कॉन्सिक्वेंस होता है करेक्टिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब रिसोर्सेज को इक्वली सबके बीच डिस्ट्रीब्यूट करना, और करेक्टिव जस्टिस मतलब उस डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में जो प्रॉब्लम हुई है उसे करेक्ट करना। अब पहली बात तो रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते। दूसरा, अगर हो भी गए तो फ्री मार्केट में कोई भी इंसान अपने इनिशियल एडवांटेज से उसे डबल या ट्रिपल कर लेगा और आसपास के लोगों की अपॉर्चुनिटीज़ खत्म कर देगा। इसीलिए तीसरा कॉन्सेप्ट आता है इकोनॉमिक जस्टिस का, जिसमें गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू ये इंश्योर करती है कि हर इंसान की एम्प्लॉयमेंट, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो, जो कि ऑफकोर्स नहीं हो पाती, जिसका वन ऑफ द बिगेस्ट कारण है लैक ऑफ मनी। गवर्नमेंट के पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो सबको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। और यही काम आता है प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, जिसमें गवर्नमेंट उन लोगों से जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का फ़ायदा उठा के बहुत बड़ी अमाउंट में वेल्थ इकट्ठी कर ली है, उनसे टैक्सेस के थ्रू मनी कलेक्ट करती है, और ये सारे बेनिफिट्स उन लोगों को प्रोवाइड करती है जिनकी अपॉर्चुनिटीज़ पे अफेक्ट पड़ा है, और इसी को कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब इन सब के बीच हमारे मार्क्स अंकल कहाँ पीछे रहने वाले थे। मार्क्स कहते हैं कि ये स्टेट का पॉजिटिव लॉ हाई क्लास लोगों के कारण सब पे थोपा जाता है, क्योंकि वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, और इसीलिए सारे लॉज उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि सब लोग उनके इक्वल आ जाएं। इसीलिए हम रेवोल्यूशन करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश करेंगे एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में कंट्रोल करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, सेम क्रैप। बट अगर देखा जाए तो इन सारी थ्योरीज में प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेजुडिस, बायसनेस, रेसिज्म, सेक्सिज्म, आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स डजंट गो अवे। तो हम ऐसा क्या करें कि इंसान ये सारी चीज़ें अपने अंदर से हटा के जस्टिस के कॉन्सेप्ट्स को फॉर्म करे।
तो इसका आंसर जॉन रॉल्स ने अपनी बुक थ्योरी ऑफ जस्टिस में दिया है, वेल ऑफ इग्नोरेंस को इंट्रोड्यूस करके। इस वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे के लोगों को ये नहीं पता होगा कि इस नई सोसाइटी में वो कौन होंगे, इसीलिए सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करते हुए वो जो भी डिसीजंस लेंगे वो या तो उनको हार्म कर सकता है या उनको बेनिफिट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ये डिसाइड करते हैं कि नई सोसाइटी में मैन सुपीरियर होगा तो हो सकता है वो वुमेन बन जाए, और अगर वो ये सोचते हैं कि 10% पॉपुलेशन सबके लिए स्लेव्स होंगी तो हो सकता है वो स्लेव्स बन जाए। इसीलिए इक्वालिटी स्टैब्लिश करना उनकी बेसिक नेसेसिटी होगी। तो लॉजिकली तो ये लगता है कि वेल ऑफ इग्नोरेंस एक फेयर और इगैलिटेरियन सोसाइटी प्रोड्यूस कर सकता है। सो ये लोग एक्चुअली डिसाइड करेंगे क्या? रॉल्स के अकॉर्डिंग एक फेयर सोसाइटी में हर इंडिविजुअल के पास ये चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट, rights and liberties, which includes right to vote, right to hold public office, free speech, free thought, and fair legal treatment. Second, power and opportunities. Third, income and wealth sufficient for good quality life. हर इंसान को अमीर होने की जरूरत नहीं है, मगर हर इंसान के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो एक कंफर्टेबल लाइफ जी सके। फोर्थ, कंडीशंस नेसेसरी फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट। और ये सब करने के लिए वेल ऑफ इग्नोरेंस के लोगों को वो दो चीज़ें करनी होंगी जिसको रॉल्स कहते हैं 2 key components of justice, जिसमें से पहला है हर इंसान के पास बेस्ट पॉसिबल लाइफ होनी चाहिए जो दूसरों को हार्म ना पहुंचाती हो। सेकंड, सोसाइटी में हर इंसान अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर सके और कोई भी इनइक्वालिटी सिर्फ इसीलिए प्रेजेंट होनी चाहिए क्योंकि वो सबको बेनिफिट कर रही है। मगर ये सब करना इम्पॉसिबल होगा अगर वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे लोगों को सोसाइटी के बारे में कुछ पता ही ना हो। देयरफॉर दे अंडरस्टैंड द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, क्योंकि रॉल्स इन सबको रैशनल डिसीजंस लेने के लिए मिनिमम वायबल नॉलेज मानते हैं। बट तुम्हें लगता है कि हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं? आई मीन हम लोग बात करने वाले थे डेथ नोट की, क्रिमिनल्स की, क्राइम, पनिशमेंट की। व्हाट आर वी डूइंग? सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। डेथ नोट में लाइट यागामी को ये लग रहा है दैट ही इज सम सॉर्ट ऑफ ए गॉड जो ऑफेंडर्स को पनिश कर सकता है बिना रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो किए। एंड दिस इज द नैरोएस्ट फॉर्म ऑफ रेट्रिब्यूटिव जस्टिस नोन एज रिवेंज। रेट्रिब्यूटिव जस्टिस का मतलब है अगर कोई इंसान कानून तोड़ता है तो वो उसके लिए सफर करेगा और उसकी पनिशमेंट उसके अपराध के बराबर होगी। हाउएवर, रिवेंज इज लाइक ए डबल एज स्वॉर्ड। ये हमेशा पर्सनल होता है एंड इट इज मोटिवेटेड बाय इमोशन। हम सब ने सुना है एन आई फॉर एन आई विल इवेंचुअली मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि अगर पर्सन ए पर्सन बी की आंख फोड़ता है और पर्सन बी पर्सन ए की आंख फोड़ता है देन हाउ विल इट मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड? क्योंकि प्रॉब्लम तो इन दोनों के बीच में है और दुनिया में हर इंसान तो वायलेंस नहीं करना चाहता। So the problem is things doesn't happen like this in reality. रियलिटी में अगर पर्सन ए पर्सन बी की आंखें फोड़ता है तो पर्सन बी सिर्फ उसकी आंखों तक नहीं रुकेगा, he will most probably kill him. And this will make the justice disproportionate. क्योंकि अभी सिर्फ आई फॉर एन आई नहीं रहा, इट हैज बिकम डेथ फॉर एन आई। और फिर पर्सन ए की फैमिली पर्सन बी को मारेगी, पर्सन बी की फैमिली पर्सन ए की फैमिली को मारेगी, पर्सन ए की कम्युनिटी पर्सन बी की फैमिली को मारेगी और पर्सन बी की कम्युनिटी पर्सन ए की कम्युनिटी पे हमला करेगी। एंड द वायलेंस विल गो ऑन एंड ऑन because there is no reconciliation when it comes to revenge. इसीलिए हम देखते हैं कि कई कम्युनिटीज़ के बीच सैकड़ों सालों से लड़ाई चलती आ रही है और कभी बातचीत नहीं हो पाती। And not just individuals, but African civil wars, wars between two countries are also sometimes motivated by revenge. Your vengeance will only sow the seeds of further violence. What you're doing is senseless revenge, and it's feeding a fruitless cycle of death. वन मोर रीजन कि रिवेंज कभी रुकता नहीं है इज बिकॉज रिवेंज इज सैडिस्टिक इन नेचर। तुम्हें एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है जब तुम एक ऐसे इंसान को पेन या सफरिंग में देखते हो जिसने पहले कोई क्राइम किया है या जिनकी कम्युनिटी आपको पसंद नहीं है या जिनके बारे में आप पहले से एक नेगेटिव परसेप्शन लेके बैठे हो। And your mind craves that feeling of satisfaction every time you see something wrong is being done to someone. You immediately want to see that person attacked, arrested, hanged or murdered by some good people without even hearing his or her side of the story. क्योंकि हमारा ब्रेन बाइनरीज में काम करता है, या तो कोई चीज़ सही है या गलत है। आप अपनी फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन से खुश हो, यू डोंट वांट टू वेस्ट योर एनर्जी बाय गिविंग इट अ सेकंड थॉट। और रिवेंज के पीछे लोगों का माइंडसेट ये होता है कि कभी कभार वायलेंस अच्छा है जस्ट टू क्रिएट सम डेटरेंस, but what they don't understand is that good remains temporary but the evil it does is permanent. So what is the better form of justice if not revenge? Retribution. आप एक स्टेट को फॉर्म करते हो एंड यू मेक देम द ओनली मोनोपोली ओवर द लेजिटिमाइज्ड वायलेंस। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। इट इज स्टिल वेंजियंस इन द फॉर्म ऑफ लॉज, मतलब एन आई फॉर एन आई, हैंड फॉर अ हैंड एंड हेड फॉर अ हेड। बट द थिंग इज इट इज नॉट पर्सनल एनी मोर, इसीलिए अब वो रिवेंज की साइकिल नहीं चलेगी।
और अब ये इमोशन से मोटिवेटेड नहीं है बट बैक्ड बाय लॉज. It is also mostly proportionate because an eye for an eye is still better than death for an eye because it is only eye, not more than that. But still, कोई भी retribution को अपना end goal नहीं बनाना चाहेगा when it comes to justice because it is still revenge, mass squandering retribution. क्योंकि ये अभी भी crime को दूसरे इंसान के rights का violation मानता है. A did something wrong to B, therefore A must suffer. ये क्राइम के पीछे के मोटिवेशन को एड्रेस ही नहीं करता क्योंकि पनिशमेंट तभी मिलेगी जब कोई लॉ ब्रेक किया गया होगा. तो हो सकता है किसी ने सेल्फ डिफेंस में कोई एक्शन लिया हो क्योंकि दूसरा इंसान उसको मारने आ रहा था, मगर पनिशमेंट उसे मिलेगी जिसने क्राइम किया है, ना कि उसको जिसने वो क्राइम करने की सिचुएशन क्रिएट करी है. सो व्हाट कैन बी द बेटर फॉर्म ऑफ जस्टिस इफ नॉट रेट्रिब्यूशन? मॉडर्न सोसाइटी के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ डेटरेंस विच इज गिवन बाय यूटिलिटेरियनिस्ट एंड रिहेबिलिटेशन सीम्स एप्रोप्रिएट, क्योंकि क्राइम होने के बाद पनिशमेंट देने से अच्छा है कि क्राइम होने ही ना दो. जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए पनिशमेंट, अटेम्प्ट टू रॉबरी, अटेम्प्ट टू रेप, सबके लिए पनिशमेंट. बेसिकली इतने सारे लॉज बना दो कि कोई इंसान क्राइम करने की सोचे ही ना. सिमिलरली द कॉन्सेप्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन, जिसमें किसी का हाथ काटने के लिए आपका हाथ नहीं काटा जाएगा बट यू वुड बी पुट इनटू प्रिजन फॉर सेवरल ईयर्स, ताकि आपको ये एहसास और पछतावा हो कि जो आपने किया था वो गलत था, और दुनिया से दूर रहने और अपनी फ्रीडम को खोने के डर से आप वो काम दोबारा ना करो. इसके अलावा रिहेबिलिटेशन में प्रिजनर्स की अपस्किलिंग की जाती है, खासतौर पे उनकी जिन्होंने पैसों के लिए कोई चोरी, रॉबरी या किसी पे अटैक किया था. उनको एक स्किल सिखाई जाती है ताकि वो बाहर आके एम्प्लॉयड हो सकें, क्योंकि मनी क्राइम के पीछे का बहुत बड़ा फैक्टर होता है. एंड सो फार इन थ्योरी इट लुक्स वेरी गुड एंड प्लीजेंट, बट ओनली व्हेन यू लुक एट इट क्लोजली इट बिकम्स अगली. पहली बात तो क्राइम करने वालों को कभी भी विक्टिम से या विक्टिम की फैमिली से या कम्युनिटी के मेंबर से बात नहीं करने दी जाती, जिन्हें देख के शायद वो रिग्रेट फील करे. दूसरा, एक क्राइम के अंदर जिस पे क्राइम हुआ है सिर्फ वही हर्ट नहीं होता बल्कि क्राइम करने वाला भी डैमेज होता है, मोस्टली साइकोलॉजिकली, क्योंकि एक परपेट्रेटर क्राइम करने के बाद उस क्राइम सीन से चला जाता है ये सोच के कि उसने अपना गोल अचीव कर लिया एंड ही फील्स गुड अबाउट इट, विदाउट रियलाइजिंग कि उसने अभी अपनी इंटेग्रिटी और सोसाइटी के साथ अपने ट्रस्ट को तोड़ दिया है, जो कि सोसाइटी में एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये उसे बहुत टाइम बाद रियलाइज होता है. तीसरा, ऑफेंडर्स का सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप रिस्टोर ना होने की वजह से क्रिमिनल्स, विक्टिम और सोसाइटी सब सफ़र करते हैं, और इसीलिए ये देखा जाता है कि बहुत बड़ी मात्रा में जो लोग जेल से बाहर आते हैं वो किसी न किसी क्राइम में इन्वॉल्व होकर दोबारा जेल चले जाते हैं. Maybe I should get me a gun and rob the foodway so they'd send me home. I could shoot the manager while I was at it, sort of like a bonus. क्योंकि सोसाइटी के साथ उनकी इंटेग्रिटी और रिलेशनशिप कभी रिस्टोर हो ही नहीं पाता. और कई रिसर्चर्स का तो ये भी कहना है कि जो प्रिजनर्स जेल में बहुत लंबा समय बिता के और हार्श ट्रीटमेंट को झेल के बाहर निकलते हैं, वो बाहर निकलने के 1 महीने के अंदर अंदर ही आत्महत्या कर लेते हैं. सो व्हाट कैन बी द बेटर फॉर्म ऑफ जस्टिस इफ नॉट रिहेबिलिटेशन? Restorative justice and increasing the awareness in people to follow rule of law can be the most appropriate thing in this postmodern society. रेस्टोरेटिव जस्टिस में, जैसा कि इसके नाम से पता लगता है, क्राइम की वजह से हुई प्रॉब्लम्स को रिस्टोर किया जाता है, मगर इसका मतलब क्राइम की सीरियसनेस को कम करना या क्राइम पे सॉफ्ट होना बिल्कुल भी नहीं है. रेस्टोरेटिव जस्टिस का मानना है कि क्राइम केवल एक कानून को तोड़ने से ज्यादा गहरी चीज है. इसमें एक इंसान का कम्युनिटी के साथ रिलेशनशिप को टूटना और जिंदगियों का खराब होना भी शामिल है. इसीलिए जस्टिस को चाहिए कि वो इन रिलेशनशिप्स को रिस्टोर करे और उन लाइफ्स को हील करे, और ये क्राइम्स पे सॉफ्ट होना नहीं बल्कि क्राइम्स पे टफ होना माना जाएगा. और जहां तक रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने की बात है, प्लेटो के एक डायलॉग में सोक्रेटिस ये डिस्कस करते हैं कि कैसे एथेंस के लॉज उनके जिंदा रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. तो सोक्रेटिस डेथ पेनल्टी मिलने के बाद जेल में होते हैं, तभी क्रीटो, उनका डिसाइपल, उनको जेल से भगाने के प्लान के साथ वहां पहुंचता है, मगर सोक्रेटिस क्रीटो के प्लान को रिजेक्ट करके ये कहते हैं कि फर्दर इनजस्टिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू प्रायर इनजस्टिस, क्योंकि भले ही आज के हिसाब से हमें उनकी पनिशमेंट स्टूपिड लगे, मगर अथेनियन लॉज के अकॉर्डिंग वो एक राइट पनिशमेंट थी. वही लॉज जिसने हमेशा उनकी जान बचाई थी जब तक उन्होंने उसको वायलेट नहीं करा था. और इसीलिए कोई भी क्रिमिनल पनिशमेंट काटने के साथ साथ कानूनों की क्रेडिबिलिटी को भी एम्पावर करते हैं. एंड ऑल दोज पीपल हु हैव डाइड टिल नाउ बिकॉज ऑफ द लॉज हैव ऑल्सो डाइड फॉर द लॉज. तो वो लोग जिनके साथ कानून बुरा कर रहा है वो लॉज की इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं,
तो वो लोग जिनको कानून प्रोटेक्ट कर रहा है उनको तो सबसे ज्यादा लॉज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देयरफॉर अगर हम डेथ नोट के लाइट यागामी को व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे रखें और उसे ये डिसाइड करना हो कि इस वर्ल्ड में किसी को वो डेथ नोट यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, देन आफ्टर नोइंग दिस मच अबाउट सोसाइटी एंड नथिंग अबाउट हिमसेल्फ ही विल डेफिनेटली नॉट अलाउ इट। क्योंकि पहला तो उसको इस वर्ल्ड में डेथ नोट मिलने की प्रोबेबिलिटी 1 out of 7 बिलियन है। सेकंड, अगर कोई क्रिमिनल अपनी जान देने के लिए रेडी है देन ही माइट एज वेल गिव इट फॉर द लॉज देन टू अ 21-year-old child। Therefore, L wins. And for you to assume that I have covered all the concepts of justice in this one video, you should be put into rehabilitation. And for now, that's it in this video. Thank you for watching it till the end. And don't forget to watch my other videos by clicking here and here. And if you found this video informative, then please give it a thumbs up and comment down below what do you think about the condition of justice in our country, and also to help me out to reach more people. And subscribe the channel. I'll see you in the next one. Bye bye.